गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 का टॉपिक। हमने आदिकाल पढ़ा है, काल विभाजन कर लिया, नामकरण कर लिया और काव्य की विशेषताएं कर ली। एक टॉपिक शेष रह जाता है और वह टॉपिक है पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक प्रामाणिकता। हम इस प्रामाणिकता को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। कुछ आधार हैं, उन्हीं आधारों को लेकर के ऐतिहासिकता को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पृथ्वीराज रासो में कुछ अलग मिलता है, विजयपाल रासो में कुछ अलग मिलता है। तो ऐसे करके हम इनको तुलना करके हम इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करेंगे। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक विख्यात काव्य हैं। क्या हैं? विख्यात काव्य हैं। यह काव्य जितना विख्यात हैं उतना ही विवादों से घिरा हुआ भी है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता जांचने के लिए विद्वानों ने उसे इतिहास की कसौटी पर कसने की कोशिश की है और उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। यानी ऐतिहासिक कसौटी पर पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वह सही तरीके से कसौटी पर नहीं उतरा है। हम सबसे पहले इसकी ऐतिहासिकता को सिद्ध करेंगे। पृथ्वीराज रासो के विषय में जो अनुश्रुतियां प्रचलित हैं उनमें से 1876 ईस्वी में डॉक्टर वूलर का कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की एक खंडित प्रति मिली है। यानी डॉक्टर वूलर थे, उनको 1876 में कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नाम से एक खंडित प्रति मिली है। यानी संपूर्ण प्रति वो भी नहीं है। इसमें पृथ्वीराज के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, तिथियां, इतिहास विरुद्ध मिली हैं। यानी उसे ग्रंथ में पृथ्वीराज विजय में जो घटनाएं मिली हैं, तिथियां मिली हैं, वह इतिहास के आंकड़ों के विरुद्ध हैं। रासो को अप्रामाणिक मानने वालों को कुछ इस प्रकार से कई तर्क मिल गए और वह जो तर्क हैं उन तर्कों का हम विश्लेषण यहां करेंगे। पहला तर्क ये है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जेत और सलक थे। किसके अनुसार? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। किंतु इनका कहीं उल्लेख नहीं है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार तो आबू के शासक जेत और सलक थे, लेकिन इन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया। इतिहास संबद्ध तथ्य यह है कि कुछ समय आबू पर धारा वर्ष परमार का शासन था। एक तथ्य तो यह हो गया। अब देखिए दूसरा तथ्य क्या दिया है। अब इन तथ्यों में भिन्नता आ गई। दूसरा तथ्य ये कहा उन्होंने कि रासो के अनुसार गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था।
ये हमें कई जगह पढ़ने को मिलता है, लेकिन ऐसे शिलालेख भी मिले हैं। उन शिलालेखों के अनुसार भीमसेन जो हैं वह पृथ्वीराज के मरने के बाद भी जीवित थे। तो यह तथ्य भी गलत हो गया, अप्रमाणिकता को सिद्ध करने वाला हो गया। अगला जो तथ्य है वह यह है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मारा था। कैसे? शब्द भेदी बाण से मारा था। इसका एक दोहा भी प्रचलित है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो लेकिन ऐतिहासिक तथ्य ये हैं कि मोहम्मद गोरी 1203 ईस्वी में गकरों के हाथों मारा गया था। तो यह तथ्य भी गलत हो गया कि शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज ने हत्या नहीं की, उनका वध नहीं किया। अब देखिए अगला जो तथ्य ये है कि रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन, जिसका नाम प्रथा था, उसका विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ था। यह असंभव है, क्योंकि राजा समर सिंह का समय 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु 12वीं शताब्दी में ही हो गई थी। तो असंभव बात है। उत्तरार्ध का मतलब है 75 से बाद 1275, तो ये भी चीज जो है अतथ्यात्मक हो गई। फिर देखिए कि रासों में पृथ्वीराज की माता का नाम ठीक नहीं दिया गया है। पृथ्वीराज रासो में उनका नाम कमला है और पृथ्वीराज विजय में उनका नाम कर्पूर देवी दिया गया है। तो इस नाम में भी भिन्नता आ जाती है। कहाँ तो नाम कमला रासो के अनुसार और पृथ्वीराज विजय के अनुसार कर्पूर देवी। तो इन दोनों में भी क्या आ गई है? भिन्नता आ गई है। जो शिलालेखों से न तो चौहान आदि राजवंशों की अग्निकुंड से उत्पत्ति है और न संयोगिता स्वयंवर की बात प्रमाणित होती है। ये मात्र किसमें है? पृथ्वीराज रासो में ही कहा गया है कि चौहान और 3 अन्य राजवंश जो आबू के अग्निकुंड से पैदा हुए हैं, तो ये भी अप्रमाणिक बात हैं और न ही अन्य ग्रंथों में, कहीं शिलालेखों में संयोगिता स्वयंवर का जिक्र है। फिर देखिए रचना काल को लेकर कुछ भ्रांतियां हो गई हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना कब हुई। रचनाकार और रचना काल दोनों में भी कि इसका रचनाकार कौन था और ये रचना किसने लिखी है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल विवादास्पद है। ओझा जी ने इसका रचनाकाल 16वीं शताब्दी अनुमानित किया है। क्या कहा है कि पृथ्वीराज रासो की रचना है वो 16वीं शताब्दी में लिखी गई है। आचार्य शुक्ल ने इसे पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं माना है। अब 2 बड़े आलोचक इतिहासकार एक साथ मिल गए हैं और उन्होंने क्या कहा है, एक ने तो कहा कि पृथ्वीराज रासो की रचना जो है 16वीं शताब्दी में हुई है और आलोचक ने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य नहीं है।
इसका मतलब बाद में लिखा गया है। इस बात से संदेह है कि चंद नाम का कोई कवि हुआ भी था। बहुत बड़ा संदेह है, हुआ भी था या नहीं। मुनि जिन विजय ने जयचंद प्रबंध में 4 ऐसे छपयों का अनुसंधान किया, 4 उसमें छपे ऐसे मिले, और उन छपयों का मुनि जिन विजय ने अनुसंधान किया तो चंद नाम से हैं। अब देखिए, जयचंद प्रबंध जो हैं उसमें 4 छपे जो हैं जयचंद कवि के नाम से लिखे गए हैं। इनमें 3 छपे पृथ्वीराज रासो से थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मिल जाते हैं। वैसे के वैसे हैं, मगर थोड़ा सा बदलाव है, थोड़े परिवर्तन के रूप में मिल जाते हैं। मुनि जी का विचार है कि इसमें प्रमाणित होता है कि चंद कवि निश्चित तथा एक ऐतिहासिक पुरुष था। अब ये कह रहे हैं कि इस बात से ये तो प्रमाणित हो जाता है कि चंद नाम का कोई कवि था और वह कवि जो है ऐतिहासिक पुरुष था, और दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज का समकालीन और उसका सम्मानित एवं राज कवि था। ये चीज़ें उन 4 छपयों से स्पष्ट हो जाती हैं कि दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट जो पृथ्वीराज का समकालीन था, उसका सम्मानित था वो, और उसका राज कवि था। उसी ने पृथ्वीराज के कीर्ति कलाप का वर्णन करने के लिए देशीय प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की थी। मुनि जी ने कहा कि उसी ने कीर्ति कलाप करने के लिए देशी भाषा, देशीय प्राकृत भाषा में काव्य की रचना की, जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब देखिए, इन 4 छपयों के मिल जाने से यह निश्चित हो गया है कि 14वीं सदी के पूर्व चंद नामक कोई कवि था। ये तो स्पष्ट हो गया कि 14वीं सदी के अंत में कोई न कोई चंद नाम का कवि था। उसने पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचा था, ये भी प्रमाणित हो गया। और वर्तमान रूप में प्राप्त रासों ने चंद की रची हुई अनेक पंक्तियां थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मौजूद हैं। यानी उस कवि की रची हुई, चंद नामक कवि की कुछ पंक्तियां जो हैं थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में हमें इधर उधर पढ़ने को मिल जाती है। अब देखिए, मूल पाठ, पृथ्वीराज रासो का मूल पाठ, मूल प्रति पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ मिलते हैं। मूल 4 पाठ मिलते हैं। उसमें पहला है वृहत, दूसरा है वृहत्तम, तीसरा है लघु और चौथा है लघुतम। रासो का मूल रूप क्या था, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद हैं कि किस रूप को अपन मूल रूप में माने, मतभेद हैं। जब गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया, तब चंद भी वहीं पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी हैं, वह पृथ्वीराज को बंदी बना करके गजनी ले जाता है, तब चंद भी उनके पीछे चले जाते हैं। जाते समय उन्होंने रासो की प्रति अपने पुत्र जलहन को सौंपी और कहा कि इसे पूरा करना। दोहा भी लिखा है, क्या कहा है, पुस्तक जलहन हथ दे चली गजन नृप
काज, यानी पुस्तक जो है जलहन के हाथ दे करके राजा के कार्य हेतु चंद कवि हैं जो गजनी प्रस्थान करते हैं। ओझा ने भाषा के संबंध में जो आपत्ति उठाई है वह यह है कि रासों में प्राय 10%, कितने 10% फारसी अरबी के शब्द आए हैं और पृथ्वीराज के समय फारसी के शब्दों का इतना प्रचार नहीं था। तो ओझा जी की बात भी सही है। इस संबंध में भी मिस्र बंधुओं का कथन है कि मुसलमान बहुत काल पहले से भारतवर्ष में आए हुए थे, यानी कई समय पहले वो आ गए। और चंद जो कवि हैं वो लाहौर में रहते थे, तो हो सकता है कि उनकी भाषा फारसी अरबी हो। लाहौर में रहते थे, इसी कारण मुसलमानों की भाषा से भली भांति वे परिचित थे। वास्तव में रासों में कई स्तर की भाषा हैं, एक स्तर की नहीं, कई स्तर मिलते हैं। कुछ प्राचीन और कुछ नवीन और कहीं कहीं प्राचीन का सा आभास हैं। यह इस बात की ओर इशारा करते हैं कि समय समय पर इसमें प्रक्षेप होते रहे हैं। प्रक्षेप का मतलब है समय समय पर इसमें कुछ अंश जो हैं जुड़ते गए हैं। अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद में हमारे साहित्य के आलोचकों ने, साहित्य के इतिहासकारों ने कुछ नई खोज की है। उसमें क्या पाते हैं? अब नई खोज पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता के पक्ष में झुकती जा रही हैं। अब जो नया शोध आ रहा है, नई खोज आ रही है, वह पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने की ओर अग्रसित हो रही हैं। पंडित दशरथ शर्मा का कथन है कि बीकानेर पुस्तकालय में जो रासों की प्रति हैं उसमें वह स्थल नहीं है जिन पर ओझा जी को आपत्ति है। अब इन्होंने क्या कहा है, इसकी मूल प्रति कहाँ है? बीकानेर पुस्तकालय में। और जहाँ ओझा जी ने जिन स्थानों पर जिन नामों को लेकर के जो आपत्ति जताई हैं, वह आपत्तियां उस ग्रंथ से दूर हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि मुनि जिन विजय को अपभ्रंश के प्रबंधों में 4 छंद ऐसे मिले हैं जिनका रूपांतरण रासों में मिलता है, उनसे यह सिद्ध होता है कि रासों का मूल रूप चाहे कितना छोटा हो, किंतु वह 13वीं शताब्दी में रहा अवश्य होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस रासो काव्य की ऐतिहासिकता से संबंधित उसकी प्रामाणिकता को लेकर के चर्चा की, विवेचन किया। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।